में करना है तो वो भी मौजूद है, साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट है। आप कराची यूनिवर्सिटी चले जाएं, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग फील्ड्स के मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई करंट सिनेरियो की। हम हमेशा साइंस को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं, कॉमर्स से हटके चीजें हैं, थोड़ी सी सब्जेक्टिव बातें हैं, गौर से सुनना। साइकोलॉजी का कोई क्लास है वो मिस नहीं करना, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है कि बात समझ में नहीं आएगी, गौर से सुनना। साइंस को जब हम साइंस का वर्ड लेते हैं तो साइंस का वर्ड हमें जब भी डेफिनेशन में या कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट में आपके पास लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ साइंस या साइकोलॉजी इज अ साइंस, इस तरह का जब भी कहीं साइंस का वर्ड आए तो आपने ये अज्यूम कर लेना है, ये प्रिडिक्ट कर लेना है कि यहाँ पे बात हो रही है फैक्ट्स एंड फिगर्स की, ठीक है। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि ये जो चेयर है ये अच्छी है, ठीक है। अच्छी का जो वर्ड है इसमें कहीं भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, कहीं भी लॉजिक नहीं है। ये मेरी अपनी चॉइस है, मेरी पर्सनल लाइकनेस है कि मुझे ये चेयर पसंद है, ये सीट पसंद है या डेस्क पसंद है, ठीक है। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कब शामिल होंगे, इसकी साइंटिफिक स्टडी कब होगी? जब मैं ये कहूंगी कि ये चेयर मुझे पसंद है क्योंकि ये वुड मटेरियल से बनी हुई है, ये ग्लास से बनी हुई है, ये आयरन से बनी हुई है, या इन तीनों चीजों के मिलाप से बनी हुई है। इसमें 30% वुड है, 20% आयरन है और 50% इसमें मिरर है, ठीक है, शीशा है। अब ये चीजें क्या आ गई? ये आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आने शुरू हो गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब जब भी कहीं डेफिनेशन में आपके पास साइंस का वर्ड लिखा हुआ आएगा तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पे बात हो रही है फैक्ट्स एंड फिगर्स की। इस फील्ड में जब भी रिसर्च होगी आप बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब साइंस को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, एक होती है आपके पास फिजिकल साइंस और दूसरी होती है सोशल साइंस, ठीक है। अपने पास लिख लो, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। पहली होती है आपके पास फिजिकल साइंस, दूसरी होती है सोशल साइंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। फिजिकल साइंस कौन सी साइंस है? जिसमें हम ऑब्जेक्टिविटी को डील करते हैं। फिजिकल साइंस में हम ऑब्जेक्टिविटी को डील करते हैं, जबकि सोशल साइंस में हम सब्जेक्टिविटी को डील करते हैं, ठीक है। दोनों में बात फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होगी, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कि फिजिकल साइंस में जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पे हम डील करेंगे कैसे? एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। जैसे आपने पढ़ी है फिजिक्स, जैसे आपने पढ़ी है केमिस्ट्री, जैसे आपने पढ़ी है बायोलॉजी, ठीक है। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, लेट सपोज किसी जगह पे, किसी एक रोड पे एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो जो लोग इंजर्ड होते हैं या जितने भी लोगों की डेथ होती है, जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर चेक करेगा कि भाई फलाने में जो है वो ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है, दूसरा जो है इसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, तीसरा जो है उसकी डेथ 1 बजे यानी एक्सीडेंट होने के आधे घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स या ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में आएगी? ये फिजिकल साइंस में आएगी, ऑब्जेक्टिविटी में आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये सोशल साइंस क्या है, या सोशल साइंस में ये ट्रांसफर कैसे होगी, या सोशल साइंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगे? सोशल साइंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स ये होंगे कि एक्सीडेंट की वजह से, यानी लेट सपोज उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ सुबह 10 बजे। अब एक्सीडेंट की वजह से पूरी फैमिली वहां पे मौजूद थी, उसमें फैमिली का जो सबसे बड़ा फर्द था या जो ड्राइविंग सीट पे मौजूद था, उस बंदे की डेथ हुई है, उन सबके सामने हुई है। जब उनके सबके सामने हुई है तो कहीं ना कहीं वो लोग इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं। जब इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं तो कहीं ना कहीं जब उन लोगों की पर्सनैलिटी, यानी अगर उस गाड़ी में बच्चे भी मौजूद थे और बच्चे के सामने जो है वो किसी की डेथ हुई है और उसने वो पूरी पिक्चर अपने सामने देखी है, पूरा 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का ये पूरा एक स्लॉट चला। जब ये स्लॉट चला तो ये उस बच्चे की जिंदगी में कब तक इम्पैक्ट रखेगा? जब इम्पैक्ट रखेगा तो उसकी पर्सनैलिटी में कैसे इमोशनल
स्टेबिलिटी नहीं आएगी या इमोशनल स्टेबिलिटी किन किन जगहों में आएगी, किन किन जगहों में नहीं आएगी, पर्सनालिटी कैसे डिस्टर्ब होगी, उस वो जिस जिस सोशल इंस्टीट्यूशंस में जाएगा वहां पे उसकी पर्सनालिटी कैसे डिस्टर्ब होगी, और उस डिस्टर्बेंस को नॉर्मलाइज करने के लिए हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे या कौन कौन सी इस तरह की थेरेपीज करेंगे। अब ये जितनी भी कहानी मैंने सुनाई, ये जितनी भी चीजें थी, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? सोशल साइंसेस में आएंगी। बात समझ में आ रही है कि यहाँ कहीं भी हमने ब्लड टेस्ट नहीं लिया, यहाँ कहीं भी हमने कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं ली, यहाँ कहीं भी हमने विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं ली। हाँ, हमने यहाँ पे क्या इमोशनल इनस्टेबिलिटी की बात की, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की, हमने क्या बात की? हमने उन तमाम चीजों की बात की जो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हैं, लेकिन उसमें हम रीजनिंग दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, फिर हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करो। मुश्किल है समझना, क्योंकि इससे पहले कभी ये कोर्स पढ़ा नहीं है। और एक और चीज बता दूं कि कोर्स जो है वो काफी लेंदी है। उसकी वजह ये है कि बेसिक कोर्स है, अगर ये कोर्स पढ़ लिया, सही से समझ के पढ़ा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, तो अगले जितने भी सेमेस्टर में मेरे कोर्सेज हैं सोशल साइंसेस के, उन्हें पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, ना सिर्फ आपके एकेडमिक्स में ये हेल्प करेगा, बल्कि आपकी जर्नल लाइफ में भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। 2 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। चले जी, कोई सवाल नहीं है, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डेफिनेशन हमें क्या बताती है? साइकोलॉजी का सिलेबस जो है वो कोर्स आउटलाइन आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर, तो वहां से निकाल लेना। मेरे पास होगी तो मैं सेंड कर दूंगी। वैसे कोर्स आउटलाइन अभी देखने में कुछ कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आएगी, ना ही किताब समझ में आएगी। पहले लेक्चर्स अटेंड कर लो, आधी क्लासेस होगी, फिर किताब खोलोगे तो किताब भी समझ में आएगी और कोर्स आउटलाइन भी समझ में आएगी। अच्छा जी, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी, स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, फिजियोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी है। ठीक है, स्पेलिंग देखो, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। ठीक है, या ह्यूमन बिहेवियर। आपके जो BS का प्रोग्राम है इसमें इसे ह्यूमन बिहेवियर के नाम से रखा गया। डेफिनेशन को गौर से समझना, 2 चीजों पर हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, 2 चीजें हैं जिस पर फोकस किया गया है, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अब जो गौर करने वाली चीजें हैं वो है इस डेफिनेशन में, एक तो ये साइंस का वर्ड है, ठीक है, फिर एक ये ह्यूमन बिहेवियर है, और दूसरा जो है वो है आपके पास मेंटल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब साइंस को मैंने समझा दिया कि कहीं भी आपके पास साइंस का वर्ड लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बात हो रही है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ठीक है, मेरी पर्सनल लाइकनेस या डिसलाइकनेस या आपकी पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बात होगी, रिसर्च होगी, वो होगी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, रीजनिंग के साथ। कोई भी आप स्टेटमेंट देंगे, कोई भी थ्योरी देंगे, वो थ्योरी में कहीं ना कहीं रिसर्च शामिल होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है आपके पास साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब इस ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को पहले जो है वो एग्जाम्पल के साथ समझो, फिर इसे रिलेट करेंगे ह्यूमन के साथ। ठीक है, जब हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं या हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जो है वो अक्सर दी जाती है आपको कंप्यूटर की। जैसे कंप्यूटर में आप जब
कीबोर्ड के थ्रू कोई बटन टाइप करते हैं तो वो चीज प्रोसेस होके स्क्रीन पे आपको नजर आती है। आपने ए टाइप किया, आपके पास ए आ गया, आपने बी टाइप किया, आपको बी नजर आता है। एक्सेल की जब आप शीट बनाते हैं, आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला आपने टाइप किया और सामने जो है वो आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं। एक इंसान की शख्सियत भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। मेंटल प्रोसेस और उसका इमेज आपको कहाँ नजर आएगा? इंसान के बिहेवियर में, ठीक है। दिमाग में क्या चल रहा है, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें किस में आएंगी? आपके मेंटल प्रोसेस पे आएंगी। अंदर जो वर्किंग हो रही है आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो वर्किंग हो रही है, जो वर्किंग चल रही है, उसका इम्पैक्ट आपको कैसे नजर आता है? बिहेवियर में। जैसे अक्सर आप अपने दोस्तों से ही कहते हैं आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। क्यों मूड अच्छा नहीं है? क्योंकि आपने उसके बिहेवियर में ये चीज ऑब्जर्व की। आज तुम गुस्से में हो या फला जो है वो आज गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि आपने उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये जुमला कहा कि आज जो है वो गुस्से में है। अक्सर हम ये कहते हैं कि ये शख्स मुझे ठीक नहीं लगता। क्यों ठीक नहीं लगता? क्योंकि उसके बिहेवियर में कोई एक ऐसी चीज थी जिसको आपने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद आपने ये स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। जो बीच में एक चीज आ रही है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। किसी भी इंसान के बिहेवियर को, किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो है ऑब्जर्वेशन। जितना अच्छा आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंट्यूशन होगा, उतना अच्छा आप किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स के बिहेवियर को, या अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, ठीक है। अक्सर साइकोलॉजी पढ़ने वालों को लोग ये कहते हैं मेरी शक्ल देख के बताओ कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। तो आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी काउंसलर शक्ल देख के नहीं बता सकता। वो आपसे कुछ बातें करेगा, जितनी लंबी बात होगी, जितनी टू द पॉइंट बात होगी, जितनी प्रोबिंग होगी, उतना अच्छा हम सामने वाले को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जो है वो आपके पास टूल नहीं है जिसके थ्रू आप किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब वो जो डिस्कशन है, वो जो बात है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। वो इंटरव्यू की बेसिस पे भी हो सकती है, वो मैसेज की बेसिस पे भी हो सकती है, वो क्वेश्चनेयर की बेसिस पे भी हो सकती है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती करने के बाद या दोस्ती की जो इब्तिदा है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं होती कि जैसा आपका रिलेशन किसी के साथ फर्स्ट डे और 3 साल बाद हो। जो 3 साल वाली बात आती है वो कब आती है? जब 3 साल का टेन्योर गुजरता है, आप लोग उन सामने वाले से इंटरेक्शन करते हैं। जब इंटरेक्शन करने के बाद बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये महसूस होता है कि मेरी जो कंपैटिबिलिटी है, मेरा जो मेंटल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इससे मैच करता है, या बिल्कुल ऑपोजिट में भी आपकी फ्रेंडशिप जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो वो टेन्योर, वो टाइम गुजरता है, उस टाइम में आप कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं। जब ऑब्जर्व करते हैं तो कोई ना कोई इमेज जो है वो आप किसी के लिए क्रिएट करते हैं। जब आप किसी के लिए इमेज क्रिएट करते हैं तो वही चीज जो है वो आपके पास क्या लेकर आती है? वो आती है आपकी साइकोलॉजी को, यानी कि आप किसी की साइकोलॉजी को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम किसी भी शख्स की 100% बिहेवियर को, 100% मेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो इसका जवाब जो है वो हाँ भी हो सकता है और इसका जवाब ना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम जो ग्राफ है हाँ या ना में ना की तरफ ज्यादा लेकर जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप किसी एक डोमेन में तो इंसान को ऑब्जर्व करके जजमेंट अपना दे सकते हैं, अपना कोई आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, अपना कोई हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है वो सब्जेक्टिव है। जब इंसान सब्जेक्टिव है तो उसे दूसरा कोई सा भी शख्स जो है वो सही से ऑब्जर्व नहीं कर सकता। या आज तक साइकोलॉजी में ऐसा कोई टूल नहीं बना, ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना जो किसी दूसरे इंसान को 100% ऑब्जर्व करके और ये कह दे कि ये शख्स 100% ऐसा है। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्टिव हैं, हमारे पास इमोशंस हैं, हम थकते भी हैं, हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, हमारी पर्सनालिटी वेरी करती है, हमारी पर्सनालिटी के ट्रेड्स डिफर करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी एज
एज के थ्रू, यानी नंबर तो बढ़ रहे हैं एज के, उसके साथ साथ मेंटल प्रोसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वही चेंजेस हमारे बिहेवियर को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बेटा बात समझ में आ गई। थोड़ी सी लंबी डिस्कशन थी, मुश्किल थी, लेकिन कोशिश करो समझने की। यहाँ तक बात क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। थोड़ा सा पॉज लेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो वो बता सकता है। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ऑनलाइन क्लास में है, अगर हम फिजिकल क्लास में होते तो समझना ज्यादा आसान होता। जी देखो, मेंटल प्रोसेस का मतलब ये है कि जो भी हम रिएक्ट कर रहे हैं, जो बिहेवियर हमारा हम दे रहे हैं, जैसे लेट सपोज कि आपने क्लास में टीचर आई और टीचर को आपने देखा कि आज वो बहुत खुश हैं, ठीक है, यानी आपके साथ बिहेवियर अच्छा है, तो उस खुश होने की वजह या मूड अच्छा होने की वजह दिमाग में क्या चल रहा है। अब वो दिमाग में क्या चल रहा है उसकी क्या के हो सकता है कि कोई सुबह में मेरा रिजल्ट आया और रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जब इंसान खुश होता है तो उसकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं। हमारी जो इंसान का जो जिस्म है वो केमिकल से बना हुआ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से बना हुआ है। जब इंसान खुश होता है या इंसान गमगीन होता है या इंसान जो है वो गुस्से में होता है तो अंदर पूरी बॉडी में रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक है, जब आपको भूख लगती है तो आप जो है वो अजीब वाइल्ड बिहेव करते हैं, या रमजान में जब रोजे होते हैं तो क्यों बिहेवियर चेंज होने लगता है, उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, इंजेक्शन लगता है तो आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, आपको टेम्परेचर होता है, बुखार हो रहा है, नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है। अब जैसा आप पिकनिक पे एंजॉय करेंगे बुखार होने के बाद, वैसा एंजॉय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रही है। जब बॉडी में चेंजेस हो रही है तो वो जो आपका दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो आपकी बॉडी को सिग्नल्स दे रहा है कि आपने अब ऐसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो वो मेंटल प्रोसेस क्या है, जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही है। बॉडी के अंदर चेंजेस कैसे होते हैं? वो आपके ब्रेन में होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान का ब्रेन जो है वो वैसे तो पूरी बॉडी जो है वो एक बहुत ही जिसे हम कहें कि कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, लेकिन उस मशीन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका ब्रेन है। ब्रेन जो है वो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है। ब्रेन से आपकी, अब जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी, जिन लोगों ने मेडिकल नहीं पढ़ी, उन्हें थोड़ा सा ये समझने में मुश्किल होगी कि ब्रेन से आपकी पूरी नर्व्स निकल रही हैं, यानी बारीक बारीक कैपिलरीज या नर्व्स, जिसे हम नर्व्स ही कहेंगे, वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। अब वो पूरी बॉडी में मैसेजेस लेकर आ रही हैं और बॉडी से मैसेजेस लेकर जा रही हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब आपको भूख लगती है या प्यास लगती है तो कोई शख्स आके आपको नहीं बताता कि आपने जो है अब इस वक्त, या आपको खुद से आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि अब मुझे भूख लग रही है तो अब मैंने खाना खा लेना चाहिए, अब मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से कि आप, अब ये तो क्या हो गया, ये ब्रेन आपको मैसेज दे रहा है आपके आउटपुट को कि आपने जो है वो ग्लास, पानी का ग्लास उठा के पी लेना है। अब इसी तरीके से आपकी बॉडी ब्रेन को मैसेज देती है जो चीजें जिसका एक्सपीरियंस पहले से आपका हुआ है। जैसे लेट सपोज आप कहीं आपने स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करते ही आपको करंट महसूस हुआ। जैसे ही करंट महसूस होगा, विद इन द सेकेंड्स, इसमें टाइम नहीं लगेगा, करंट महसूस होगा और फौरन से आप अपना हाथ पीछे करेंगे। क्यों पीछे करेंगे? क्योंकि आप जैसे ही करंट लगा, बॉडी ने जाके ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि ये चीज सही नहीं है, आप फौरन से पीछे हो गए। ठीक है, तो ये जितना भी बिहेवियर जो आपको आउटपुट नजर आ रहा है वो पीछे क्या है,
वो सारा काम मेंटल प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल आसान जबान में समझो तो जब हम किसी सॉन्ग को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हीरो हीरोइन एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें जो है वो किसी प्लेबैक सिंगर की होती हैं। जो पीछे से गा रहा है उसे रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने के बाद लोग जो है या जो सेलिब्रिटी या जो हीरो या हीरोइन है वो उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो वो एक्ट क्या है, वो आपका बिहेवियर है, और जो प्लेबैक सिंगिंग है, जो पीछे गाया जा रहा है, वो क्या है, आपका मेंटल प्रोसेस है। बात समझ में आती होगी। क्लियर है यहां तक? आगे चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट स्टडी? ठीक है, व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट स्टडी? अब इसमें 5 पॉइंट से 1 बाय 1 हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। अब साइकोलॉजिस्ट कौन है पहले तो ये समझ लो। साइकोलॉजिस्ट कौन है और साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करेगा? साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों में डिफरेंस समझ लो। साइकेट्रिस्ट वो होगा जो आपके मेंटल या आपकी एबनॉर्मलिटी को मेडिसिन से उसका इलाज करेगा, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। जबकि साइकोलॉजिस्ट आपका इलाज किससे करेगा? बातों से करेगा। अब वो बातें जो है वो इधर उधर की बातें नहीं होंगी, वो बातें कैलकुलेटेड कम्युनिकेशन होगी जिसके थ्रू जो है वो आपकी दिमागी बीमारी का इलाज किया जाएगा, ठीक है। जबकि जो साइकेट्रिस्ट होगा या जो न्यूरोलॉजिस्ट होगा या जो न्यूरोसर्जन होगा वो सर्जरी के थ्रू, वो मेडिसिन के थ्रू आपका इलाज करेगा, ठीक है। अब जब हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आपका मेडिसिन से नहीं बल्कि आपकी थेरेपीज करके, आपकी काउंसलिंग करके, या आम जबान में ये कहें कि बातें करके आपसे इलाज करेगा, आपका इलाज करेगा, तो वो इलाज किस तरीके से होगा? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं नॉर्मली, अगर आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है या XYZ कहीं भी दर्द है, तो आप डॉक्टर से जाके ये कहते हैं कि मेरे रात से सर में बहुत दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे जो है वो चक्कर भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग भी फील हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स डॉक्टर आपसे लिखता है, यानी पूछता है, और पूछने के बाद इसमें 3-4 क्वेश्चंस और करेगा। अच्छा, कब से हो रहा है और इससे पहले कभी हुआ? ये 3-4 सवाल करके वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपको क्या बीमारी है। अगर आप किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपसे पूछेगा, आपकी सिम्टम्स देखेगा, और सिम्टम्स देखने के बाद ये कहेगा कि फला फला टेस्ट करवा कर आप ले आए। टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी तो हम बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या मसाइल हैं। फिर आप जो है वो टेस्ट करवा के, आपने MRI भी करवाया, आपने फलाना भी करवाया, ये भी करवाया, वो भी करवाया, आप रिपोर्ट लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये 3 रिपोर्ट्स जो हैं वो आपकी क्लियर हैं, एक रिपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये दवाई खाएं, 1 हफ्ते तक खाएं, आपको ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते तक आपने दवाई खाई और आपका जो है वो मसला हल हो गया, ठीक है। नॉर्मली जब हम किसी बीमारी के लिए जाते हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम अगर हमारे साथ हो, अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कोई ये कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है, और मैं 2 महीने से डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, मुझ पे बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। अब उस डिप्रेशन का या स्ट्रेस का जो इलाज करेगा वो कौन होगा? वो होगा साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और वो आपसे क्या पूछेगा? अगर लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि मुझे जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, और हमारे यहाँ नॉर्मली एक तो ये भी है कि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाएंगे, ठीक है, या जिसका जो है वो दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो पागल है वो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में जो है वो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। हमारे कल्चर में खैर इतना सपोर्ट नहीं है, और फिर हम ये स्टेटमेंट कह देते हैं कि वेस्ट में लोग जो है वो नफ्सियाती ज्यादा है, हमारे पास कम है। हमारे पास उससे ज्यादा है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता, या उसे ले जाया नहीं जाता, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का कोई रिवाज नहीं है। हम तो उसी वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब बिल्कुल मर रहे हो, अब कोई दूसरा काम करने की हिम्मत ना हो, या खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए। उससे पहले तो हम नहीं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर बॉडी वर्किंग ऑर्डर में है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात डिप्रेशन या स्ट्रेस की, तो हमारे नजदीक ये कोई बीमारियां
नहीं है या इन्हें बीमारियों में कंसिडर नहीं किया जाता। तो बहरहाल एग्जाम्पल के साथ बात हो रही थी कि कोई शख्स ये कहता है कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे स्ट्रेस है, तो अब इस डिप्रेशन और स्ट्रेस का इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता, ठीक है। नॉर्मली साइकेट्रिस्ट करते क्या है, आपको एंटी डिप्रेसेंट दे दिया, वो एंटी डिप्रेसेंट क्या होगा कि वो आपको एक लंबी नींद में भेज देगी, यानी कि आप एक लंबी नींद के तक सो जाएंगे, 12 घंटे 14 घंटे तक आप सोते रहेंगे। नॉर्मली आपकी एज या मेरी एज में हमारे लिए जो नींद है वो 7-8 घंटे इनफ है, ठीक है। फिर आप दोपहर में 1-1.5 घंटे के लिए रेस्टिंग पोजीशन में चले जाएं अगर आप दिमागी काम कर रहे हैं तो, अदरवाइज फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो फिर आपको इतनी रेस्टिंग पोजीशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली 7-8 घंटे की नींद जो है वो हमारे लिए काफी है, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे सुलाने का मतलब ये है कि आप जबरदस्ती बॉडी को जो है वो केमिकल के थ्रू रेस्टिंग पोजीशन में लेकर जा रहे हैं, और डेफिनेटली फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होंगे। तो जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट हमारे पास इन 5 चीजों की इंफॉर्मेशन लेगा। अब ये 5 चीजें क्या है? सबसे पहली जो चीज है आपके पास वो है ओवर्ट एक्शन। ओवर्ट एक्शन हमें क्या बताता है? ओवर्ट एक्शन का मतलब ये है कि वो तमाम बिहेवियर जिन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है। अब डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सके का मतलब क्या है कि जैसे लेट सपोज प्रेजेंटेशन देने के लिए अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास और वो प्रेजेंटेशन देते वक्त बहुत ज्यादा जो है वो कभी सर पे हाथ रख रहा है या कभी जो है वो दोनों हाथों को आपस में लेके मसल रहा है, या अगर मेरे पास कोई इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है और उसने मुझसे आई कांटेक्ट नहीं किया और कोई इन्फॉर्मेशन मैंने पूछी और उसने जवाब दे दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास मैसेज कन्वे हो गया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, ठीक है। यानी आई कांटेक्ट अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर ये हो सकता है कि इसके स्टेटमेंट में कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। या एक और स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो मजीद इससे और इंफॉर्मेशन निकालें या मजीद जो है वो उसी चीज के बारे में, उसी क्वेश्चन के बारे में आपको अगर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखें बजाय इसके कि आप कोई अल्फाज कहें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई अल्फाज कहा तो सामने वाले को ये मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ भाई मेरी बात समझ में आ गई है या तुम्हारी इंफॉर्मेशन ये जो है ये इनफ है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप उससे आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे, आप कोई अल्फाज नहीं कहेंगे और वो अपनी बात खत्म होने के बाद भी थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये बहुत ही बेसिक टेक्निक्स है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के पास पूरी रिसर्च, पूरी कैलकुलेशन के साथ कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे वो आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। दूसरी चीज ये कि आप किन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से जुमले बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बातचीत करते हुए आपका वर्बल, नॉन वर्बल, जेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो तमाम चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा, तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो ओवर्ट एक्शन का मतलब क्या है कि वो तमाम बिहेवियर जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है, जिन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सके। जैसे आसान सी एग्जांपल में समझे कि अगर किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से में वो बिल्कुल सीरियस हो जाएगा, उसकी हंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। या आप अक्सर ये कहते हैं कि भाई ये शख्स जो है ये मुझे बहुत गुस्से वाला, शक्ल से मुझे बहुत गुस्से वाला लगता है, तो कहीं ना कहीं आप ठीक ही हैं, वो गुस्से वाला होगा। अगर उसने आपके सामने गुस्सा नहीं किया तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो गुस्से वाला नहीं है या आप पागल हैं। आप एक नॉर्मल इंसान है, आप किसी के बिहेवियर को जज कर सकते हैं। अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी, ठीक है। हर इंसान जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है और इतना ऑब्जर्वेशन तो एक नॉर्मल इंसान का जिसका आईक्यू लेवल नॉर्मल है वो इतना ऑब्जर्व कर सकता है और उसका ऑब्जर्वेशन 60, 70, 80% सही ही होगा, ठीक है। अगर उसने आपके सामने गुस्सा नहीं किया तो इसका हर गया, बाद में आप अपना स्टेटमेंट चेंज करें कि मुझे तो ये लगता था बहुत गुस्सा, लेकिन अब ये गुस्सा करता तो नहीं है, तो इसका मतलब ये गुस्से वाला नहीं है। गुस्से वाला है, आपके सामने नहीं किया, क्योंकि मेंटल प्रोसेस में जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको बिहेवियर में नजर आएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ओवर्ट एक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल
या मेजरेबल बिहेवियर को जब हम पढ़ते हैं, हमसे मुराद साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा, स्टडी करेगा, तो वो ओवर्ट एक्शन में आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब है आपके पास सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है? सोशल रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि सोसाइटी में रहते हुए आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, आप कजन से मिल रहे हैं, तो बहुत सारे आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स ऐसे होंगे जो लोग कहेंगे कि, यानी सबकी बात जो है वो एक ही होगी। लेट सपोज मिस्टर ए, अब मिस्टर ए जो है उनके कजन से पूछा कि बताएं भाई इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, इनकी शख्सियत की क्या खुसूसियात है। तो मिस्टर ए के बारे में दोस्तों ने ये कहा कि बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर है, दोस्तों के साथ घुलना मिलना बहुत ज्यादा है। अब मिस्टर ए के बारे में फैमिली से पूछा तो फैमिली ने ये कहा कि बहुत ही एग्रेसिव नेचर है, बहुत ही ज्यादा लड़ाका इंसान है, बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, सारा दिन एक ही जगह पे एक ही कमरे में बैठे रहना। फिर यही स्टेटमेंट लिया कजन से, तो कजन ने कहा कि नहीं हमारे साथ बहुत फ्रेंडली नेचर है, ये सारी चीजें। अब आपने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिए। पहला आपने लिया फ्रेंड से, दूसरा आपने लिया फैमिली से। फैमिली में जो इमीडिएट लोग होते हैं, माँ बाप बहन भाई, जो आपके घर में आपसे आपके साथ ही रह रहे हैं, जिनका ब्रॉटअप आपके साथ ही हुआ है। और तीसरे हो गए आपके फैमिली फ्रेंड्स या कजन्स। ठीक है, अब इस 3 स्टेटमेंट में जो बीच वाला स्टेटमेंट था जो फैमिली से लिया गया वो डिफर कर रहा है। ठीक है, अब यही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को, ये जो सोशल रिलेशनशिप वाला पॉइंट है, इसमें जो है वो देखा जाएगा। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दी, इस एग्जाम्पल में या इतनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में हम ये चीज देख सकते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा पेशेंट है, वो कहीं ना कहीं फैमिली से सेटिस्फाइड नहीं है। तो वजह क्या हो सकती है? क्या उसमें प्रॉब्लम है? जरूरी तो नहीं है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। जब मजीद प्रोब किया गया तो पता चला कि भाई सेपरेशन है पेरेंट्स का, या स्टेप मदर या स्टेप फादर के साथ जो क्लाइंट है वो रह रहा है, या जो उसके सिबलिंग्स है वो उसके सगे नहीं है, वो स्टेप सिबलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है, बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है, कोई जो है वो इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है। इसी तरीके से आप जो है वो हिस्ट्री लेते हैं किसी भी क्लाइंट की, किसी भी पेशेंट की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपके पास मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे लेट सपोज मैं आपसे ये कहूं कि, या मैंने आपकी क्लास में 2-4 लोगों से स्टेटमेंट लिया, तो आपकी क्लास में लोगों ने कहा कि मिस आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अब ये स्टेटमेंट जो है, ये आपका स्टेटमेंट मैंने सुन लिया, और सुनने के बाद स्टेटमेंट तो ये बता रहा है कि भाई सारे बच्चे जो हैं वो मिस के फेवर में हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये मैं आपके मेंटल प्रोसेस को देखना है कि आप जबान से तो कह रहे हैं कि मिस अच्छा पढ़ाती है, शायद हो सकता है इस वजह से कह रहे हो कि मिस हमें फेल कर दें, तो चलो मिस को कह दो मिस आप अच्छा पढ़ाती हैं। लेकिन अगर मैं दी है इस चीज की, तो मेंटल प्रोसेस को खंगालना पड़ेगा। वो मेंटल प्रोसेस को कैसे खंगाला जाएगा? कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्ट्रक्चर टेक्निक्स ऐसी बना के कुछ सवालात ऐसे पूछे जाएं, और उन सवालों से आपको पता चल जाएगा, यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे इंटरव्यू मेथड होता है, इंटरव्यू में आप क्या करते हैं कि सवाल से सवाल, सवाल से सवाल। अक्सर वाइवा में टीचर कहती है ना कि जितना पूछे उतना ही जवाब देना, एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना, वरना